एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल में देखो डायग्राम आपको पहले से बनाकर दे दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। हमारी मेहनत काफ़ी हद तक क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर सवाल में क्या गिवन डेटा दिया है और हम लोगों को क्या चीज़ फाइंड करने को कह रहा है। ठीक है, ओके। देखो क्या बोल रहा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो कि हवा में दो बलून्स को मतलब बलून को क्या करती है, वो स्पॉट करती है। ठीक है, वो ये बोलती है, वो ये देखती है कि बलून जब ट्रैवल कर रहा है वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रैवल कर रहा है। मतलब कि अगर लड़की ने अभी अगर देखा और बलून यहाँ है तो कुछ देर बाद बलून थोड़ा दूर जाएगा बट उसी सेम लाइन में दूर जाएगा। ऐसा बलून ऊपर चला गया, बलून नीचे आ गया, बलून थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा आड़ा ट्रैवल कर रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, मतलब वो क्या होगा, अगर ट्रैवल करेगा भी तो उसे उसी की सेम लाइन में ट्रैवल करेगा, ऊपर या नीचे नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा। और जो लड़की है उसकी स्वयं की उसकी खुद की हाइट 1.2 मीटर दी है, तो ये जो छोटा सा डिस्टेंस आपको दिया है ये आपको दिया है 1.2 मीटर। अच्छा ठीक है, अब बोल रहा है कि बलून ये जो उड़ रहा है ये हमारे अर्थ से, हमारे ग्राउंड से 82 मीटर अबोव है। इसका मतलब अगर मैं ये वाले पॉइंट से मान के चलूँ तो ये वाले पॉइंट से लेके बलून की ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट कितनी दी हुई है, 82.2 मीटर। सेम यही हाइट आपके इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक भी होगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, बलून सेम लेवल पर मूव कर रहा है। बलून एक बलून ऊपर एक बलून नीचे ऐसा नहीं, दोनों सेम लेवल पर है ना। तो अगर इसको लेट से अगर आप मान के चलते हैं, इसको कोई नाम वगैरह दे, मान लो इसको तुमने नाम दे दिया है कुछ ई और इसको नाम दे दिया है एफ, तो ये जो पूरा का पूरा ई एफ है ये भी 82.2 है। और अगर मैं इस पॉइंट को भी एक नाम दे दूँ, लेट से ए से लेकर बी, तो ये ए बी भी आप लोगों का 82.2 मीटर है। आगे सवाल में कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर सवाल में डेफिनेटली आपने नीचे से कहाँ देखा है, आपने नीचे से ऊपर की तरफ देखा है। मतलब नीचे जो 1.2 मीटर की लड़की खड़ी है वो लड़की नीचे से अपनी आंखों से ऊपर दिख रही है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो जब लड़की ने पहली बार देखा तो उसने देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 60 डिग्री दिया है ये इस पॉइंट बी के लिए दिया है। मतलब जो बलून जो है जब आपकी पोजीशन नंबर बी पर रहता है तब के लिए दिया है। कुछ समय के बाद ऑब्वियस है कि बलून सेम लाइन पे थोड़ा आगे ट्रैवल करके चला गया, तो लड़की फिर से बलून को देखती है, लेकिन नाउ अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री हो चुका है फॉर द पॉइंट एफ। किसके लिए, एफ पॉइंट के लिए। अब देखो मुझे नहीं पता कि बलून को बी पॉइंट से एफ पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, तो ये जो इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है ना बी एफ, ये बेसिकली हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमको बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि बी पॉइंट से लेकर एफ पॉइंट तक पहुँचने के लिए उसको कितना वक्त लगा। डन, ठीक है। अच्छा, अब इस डायग्राम में हम लोग थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, जैसे कि ये जो लड़की का पाँव है इस पॉइंट को दे देते हैं नाम के, और ये जो लड़की की मुंडी है जो उसकी हाइट है इसको नाम दे देते हैं हम लोग एल, के एल। ठीक है, अच्छा। अब अगर मैं इसको कोई नाम दे दूँ, लेट से अगर मैं इसको सी नाम दे दूँ, तो तुमको नहीं लगता ये जो आपका बॉक्स है के एल ए सी ये एक रेक्टेंगल होगा? और अगर ये रेक्टेंगल होगा तो जितने का के एल होगा उतने का ही ए सी होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। यानी कि ये वाला के एल वाला डिस्टेंस, ये वाला ए सी वाला डिस्टेंस, और इसको अगर मैंने मान लेते कोई नाम दे दिया पी, तो ये ई पी वाला डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। हाँ, तो के एल आपको 1.2 मीटर दिया है, तो इसका मतलब ज़रूर आपका ए सी भी कितना रहा होगा, 1.2।
इसका मतलब आप लोगों का जो ईपी है वो भी कितना रहा होगा, 1.2, है ना, बराबर, बिल्कुल। अब देखो हम लोगों को पूरा का पूरा जो ये डिस्टेंस है ई से लेकर एफ तक का, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस दिया था 82.8। यानी कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये जो ई एफ है, ये ई एफ कैसे बनता है, तो तुम मुझे कहोगे मैडम ई एफ ई पी को और पी एफ को ऐड करके बनता है, ठीक है। और इसका रीज़न होगा ई डैश पी डैश एफ, राइट, ओके। जिसमें से पूरा का पूरा कंप्लीट ई एफ आपको 88.2 मीटर दिया है, जिसमें से आपने ई पी को अभी अभी डिस्कशन हुआ 1.2 मीटर लेके रखा है। तो यहाँ से अगर आप पी एफ कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो पी एफ है वो पी एफ कितना आ जाएगा, आपका पी एफ आ जाएगा, बोलो कितना, 87। यानी कि जो पी एफ है, पी एफ मतलब क्या, इस पॉइंट एफ से लेकर इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस 87। सिमिलरली पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक का डिस्टेंस, ये भी कितना, 87। खैर इस क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसको हमें थोड़ा कलेक्टिवली प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, तो लिखने वाला काम शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि लेट के एल बी द हाइट ऑफ द गर्ल। जो लड़की है उस लड़की की हाइट हम लोगों ने क्या ले ली, के एल ले ली, ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो के एल दिया हुआ है वो 1.2 मीटर का दिया है। डायग्राम में अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो डायग्राम में ऑब्जर्व करके आपको ये दिखेगा कि के एल जितना होगा उतना ही ए सी भी होगा और उतना ही आपका ई पी भी होगा, तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तीनों इक्वल होंगे, बढ़िया। उसके अलावा क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो दो बलून उड़ रहे हैं वो सेम लाइन पर है, मतलब एक ऊपर एक नीचे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बलून थोड़ा ऊपर है उसके रिस्पेक्ट में एक बलून आप लोगों का नीचे है, ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ये लिखेंगे सबसे बाद, मतलब ये हो गया हमारा एक स्टेप। दूसरे स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे स्टेप में हमको ये लिखना है कि इनिशियली जैसा वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हम, यहाँ ये लिखते हैं कि बी एंड एफ, कैपिटल बी एंड कैपिटल एफ आर द लोकेशन ऑफ बलून, ठीक है। ये बलून की क्या है, लोकेशन है, एट सर्टेन टाइम इंटरवल, एक सर्टेन टाइम इंटरवल पर, है ना, लोकेशन ऑफ बलून ये है, ठीक है। अभी मुझको नहीं पता कि बी पॉइंट से एफ पॉइंट तक जाने में बलून को कितना टाइम लगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा, कितनी स्पीड से गया मुझे वो भी नहीं पता, लेकिन वो पहुंच गया, ठीक है, वो पहुंच गया। और हमें फाइंड क्या करना है, हमको उस डिस्टेंस ट्रैवल बाय बलून फाइंड करना है। तो बी एफ क्या है, बेसिकली बी एफ इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बलून, है ना। बी एफ क्या है, एक तरीके का डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, किसके द्वारा, बलून के द्वारा, अच्छा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको ये बी एफ ही कैलकुलेट करना है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जब वो लड़की नीचे से ऊपर की तरफ देख रही है पॉइंट बी और पॉइंट एफ पर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया है ना, ओके। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, किसके लिए, फॉर पॉइंट कैपिटल बी एंड कैपिटल एफ। जब पॉइंट बी पर देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और जब पॉइंट एफ पर देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री, 30 डिग्री। डन, ये भी हो गया हमारा काम। तो 60 डिग्री मतलब कौन सा एंगल, 60 डिग्री मतलब ये वाला एंगल, बी से लेकर ए और ए से लेकर सी, ये वाले एंगल की बात हो रही है ना। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि एंगल बी ए सी, ठीक है। थोड़ी सी जगह हमको शॉर्ट पड़ गई, इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री।
सिमिलरली अगर कोई मुझसे पूछेगा 30 डिग्री मतलब कौन सा एंगल, 30 डिग्री मतलब F से लेकर आपका कौन सा पॉइंट, ये A पॉइंट, A से लेकर कौन सा पॉइंट, E पॉइंट। अच्छा, कई लोगों को डाउट होगा कि मैडम C पॉइंट ही क्यों नहीं, आप C भी ले सकते हो, बट मैं चाहती हूँ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो, इस तरीके से एंगल लो, है ना, तो इसलिए मैंने उस तरीके से एंगल लिया। ओके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एंगल का नाम, FLP, एंगल का नाम हो जाएगा FLP। सो देयरफॉर एंगल FLP इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती से A वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ A नहीं है, यहाँ पे आपका L वर्ड है। एंगल्स के बारे में भी सब कुछ बता दिया हमने। अब वो क्या कह रहा है कि जो बलून है वो हॉरिजॉन्टल मतलब ज़मीन से 82 मीटर अबोव है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन EF जो है आप लोगों का 82.2 मीटर है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो गिवन कंडीशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की क्या कहती है कि ग्राउंड से जो B पॉइंट पे बलून है, A से लेकर B और E से लेकर F, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये आप लोगों को कितना दिया है, 88.2 मीटर। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेशन की और उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या कैलकुलेट करके निकाल लिया, मैंने उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ से PF कैलकुलेट करके निकाल दिया, कितना आया, 87 मीटर। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर PF 87 मीटर होगा तो जो BC है वो भी तो 87 मीटर होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि लड़की की हाइट अलग आएगी और उधर अलग आएगी, नहीं, तो देयरफॉर आपका जो BC है वो भी 87 मीटर होगा। खैर, ये तो इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा प्रवचनबाजी हो गई। अब आखिर इसमें कैलकुलेट जो करना है, उस कैलकुलेट को करने के लिए यहाँ पे स्टेप्स कहाँ हैं, किधर किए हो आपने काम, किधर है आपका कैलकुलेशन। तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। पहला राइट एंगल ट्राइंगल मुझको दिख रहा है ये वाला, बराबर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में चलो एक बार हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा लेते हैं। ट्राइंगल का नाम क्या है, BLC, ठीक है। किस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं, छोटे वाले लेफ्ट साइड के ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। सो ट्राइंगल BLC ये रहा आपका, ये इस तरीके का कुछ ट्राइंगल है ना, ये पॉइंट B है, फिर L पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा हमारा L पॉइंट, ये C पॉइंट, ये 90 डिग्री का होगा। BC आपका 87 मीटर आया है, अभी हमने कैलकुलेट किया। और ये वाला एंगल कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। इससे आप क्या निकाल लेंगे, आप इससे एक काम करिए, आराम से बैठो और इससे BC कैलकुलेट करो कि BC कितना है, ठीक है। यहाँ से क्या कैलकुलेट करो, LC कैलकुलेट करो, ये वाला, ये आप आइडेंटिफाई करो। तो 60 डिग्री के अपोजिट में BC है, यानी कि ये हो गई 60 डिग्री की अपोजिट साइड और ये LC हो गई उस 60 डिग्री की एडजेसेंट साइड। तो गिवन में मुझे अपोजिट दिया है और ढूंढने को मुझे एडजेसेंट बोल रहा है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए आप लोगों का tan की आइडेंटिटी, मतलब tan वाला फॉर्मूला, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड किस चीज़ का, ऑफ एंगल थीटा, डिवाइड में क्या रहता है, एडजेसेंट साइड किस चीज़ की, आपके एंगल थीटा की, ठीक है। अच्छा, अभी थीटा यहाँ कितना दिया है, 60 डिग्री। सो देयरफॉर tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, BC डिवाइडेड बाय LC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। BC आपको दिया है 87, LC कितना है आपका पता नहीं, सो यहाँ से LC आ जाएगा 87 बाई √3। पहले तो गलती से भी रूट की वैल्यू पुट नहीं करना, रूट की वैल्यू आखिरी दम तक पुट नहीं करना, चाहे जो हो जाए, रूट की वैल्यू कभी भी पुट नहीं करना। हाँ, अगर डिनोमिनेटर में रूट आ गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो। आपने इसको √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आप लोगों का 87 √3/3। 3 के टेबल से क्योंकि कट सकता है तो 3 2 ज़ा 6,
कैरी टू 3 9s are 27, यानी कि आंसर आएगा 29√3 मीटर्स। किसकी वैल्यू? एल सी की वैल्यू। इतना निकाल के छोड़ दो। ये मैंने पहले वाले ट्रायंगल में मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई किया और जितना हम कैलकुलेट कर सकते थे उतना हमने कर लिया। इस पर्टिकुलर डायग्राम में अब तुम्हें दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है जिसमें तुम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो? तो दूसरा ट्रायंगल तो ये दिख रहा है, एफ से लेकर ई से लेकर एल और वापस एल से लेकर एफ। ये रहा आपका दूसरा ट्रायंगल। तो इस दूसरे ट्रायंगल में अब हमको वापस से कंसेप्ट अप्लाई करना है। एफ ई एल में कैसा दिखता है हमारा दूसरा ट्रायंगल? कुछ ऐसा दिखता है। इधर एफ पॉइंट, इधर ई पॉइंट जो कि आपको 87 मीटर दिया है, इधर कहीं पर है आपका एल पॉइंट, और एफ और एल को जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। अगर मैं ई एफ की बात करूँ और अगर मैं 30 डिग्री को देखूँ तो ये ई एफ इस 30 डिग्री की अपोजिट साइड है। मतलब ई एफ क्या है? इस 30 डिग्री की अपोजिट साइड, और इसी 30 डिग्री की ई एल क्या है? एडजेसेंट साइड, जो कि मुझे ढूंढने में इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट है कि मैं ई एल की वैल्यू ढूंढूं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन इस पर्टिकुलर ट्रायंगल एफ ई एल में मुझे फिर से क्या लगाना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री। यही वाली, कौन सी वाली? हमारी टैन वाली। क्या होता है टैन? टैन का सिंपली मीनिंग है, एक मिनट, टैन का सिंपली मीनिंग है अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, खत्म। अभी टैन कितना? टैन 30 डिग्री। इसका अपोजिट कौन है? ई एफ। इसका एडजेसेंट कौन है? ई एल। टैन 30 कितना होता है? 1/√3। ई एफ आपके पास कितना है? 87। यहाँ से अगर आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ई एल। सो देयरफॉर यहाँ से ई एल की वैल्यू आएगी 87√3 मीटर्स। बट क्या हमको हमारे क्वेश्चन में ई एल ये ढूंढना था क्या? नो। क्या हमको हमारे सवाल में एल सी ये ढूंढना था क्या? नो। तो हमें ढूंढना क्या था? डायग्राम में वापस आए। डायग्राम में यह पता लगाना है हमें कि हमारे बलून ने पॉइंट बी से लेके पॉइंट एफ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि मुझे बी एफ ढूंढना है ना? मुझे बी एफ ढूंढना है। तो चलो बी एफ हम बाद में ढूंढेंगे। इफ बी एफ ढूंढना है, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपको सी पी ढूंढना है, बी एफ या फिर सी पी, क्योंकि पैरेलल है ना वो दोनों, तो ये डिस्टेंस तो सेम होगा। तो अब तुम अगर ध्यान से देखो तो देखो, ये रहा आपका के पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे रहा आप लोगों का ई पॉइंट। के पॉइंट नहीं लेते, एल पॉइंट लेते हैं, ऊपर की लाइन एल पॉइंट। यहाँ पे रहा आप लोगों का कौन सा वाला पॉइंट? पी पॉइंट। एक मिनट, मैंने नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में लगता है ई वर्ड लिख दिया क्या? सॉरी, ये पी था, ये पी था। तो यहाँ पे एफ पी आएगा और यहाँ पे पी एल आएगा। ये करेक्शन है, यहाँ पी एल आएगा, ये आ गया पी एल। खैर, क्या है ये लाइन? यहाँ पे है आपका एल पॉइंट, यहाँ पे पी पॉइंट और यहाँ पे है आपका सी पॉइंट। आपको क्या ढूंढना है? आपको सी पी ढूंढना है। ये सी पी आप लोगों को ढूंढना है। तो तुम्हें लगता है तो बहुत ही बेसिक मैथ्स है कि अगर हम एल पी में से एल सी को माइनस कर दें तो हमको हमारा क्या मिल जाएगा? सी पी मिल जाएगा, बराबर। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपको सी पी कैलकुलेट करना है, आप कैसे करोगे, तो मैं कहूँगी एल पी माइनस एल सी कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। एल पी अभी अभी इक्वेशन नंबर 2 में देख रहे हैं कितना है? 87√3। एल सी ये आप लोगों के पास कितना है? 29√3। यहाँ पे हम लोग इसका रीज़न जस्टिफाई कर देंगे। बोलो क्या? फ्रॉम 1 and 2। √3 को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो 87 - 29, यहाँ पे आ जाएगा √3। तो 87 - 29 कर लो, ठीक है। √3 की वैल्यू तुम चाहो तो डाल सकते हो, और अगर तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड है कि नहीं मैं मेरे आंसर को रूट के टर्म्स में ही छोड़ना चाहता हूँ, तो आप उतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो माइनस कर दिया, ये आ गया 58√3, ये आई सीपी की वैल्यू।
है ना, सीपी की वैल्यू। अभी जो डिस्टेंस बलून ने ट्रैवल किया वो था बीएफ, तो बीएफ और सीपी आपस में इक्वल है, तो तुम बेसिकली सीपी निकालो, है ना, या फिर बीएफ निकालो, वो एक ही बात है। तो आपने सीपी कैलकुलेट कर लिया, मतलब आपके बलून ने 5823 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। बस इसी चीज़ की लास्ट लाइन लिख दूँ और आंसर ख़त्म, है ना। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि बलून ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ कितना, 58√3 मीटर। तुम चाहो तो √3 की वैल्यू पुट करके भी अपने आंसर को रिपोर्ट कर सकते हो। कितनी होती है √3 की वैल्यू, 1.732। बट अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में बोला है, लिख के दिया है √3 की वैल्यू इतनी, इसका मतलब क्वेश्चन वाला आपसे चाह रहा है कि आप रूट के टर्म्स में आंसर नहीं छोड़ें, आप फाइनल पॉइंट तक जाइए, फाइनल पॉइंट तक आप आंसर कैलकुलेट करिए, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि रूट के टर्म्स में छोड़ना है, रूट के टर्म्स में नहीं छोड़ना है, तो फिर ऐसे केस में आप अपने आंसर को रूट के टर्म्स में छोड़ सकते हो। ओके, ठीक है। तो इसी के साथ अभी हम लोगों का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 था, ठीक है, ये यहाँ पे फिनिश होता है और इसके आगे की क्लास में नए सवाल के साथ कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल यहाँ पे अभी चीज़ों को ऑफ करते हैं।